एक गांव का 17-18 साल का देसी नौजवान लड़का बिहार से दिल्ली पैसा कमाने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद वह अपने लिए काम मांगता है और बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटाता है। एक दिन काम के लिए जब वो एक घर की घंटी बजाता है, तभी उस घर से एक 40 साल की महिला की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है। वह महिला उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, बेटा तुम क्या क्या काम कर सकते हो। तब वो लड़का कहता है कि मैडम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो महिला उसे कहती है कि कुछ भी कर सकते हो, मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो लड़का कहता है कि मैडम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो भी और जैसा भी काम आप कहोगी, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। अब वो महिला पहले तो लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती रहती है और उसको निहारती है। फिर उस लड़के को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेती है। अब वह गांव का देसी लड़का दिल्ली जैसे शहर में अपने लिए जैसा काम ढूंढ रहा था, ठीक वैसा ही काम उसको वहां पर मिल जाता है। लेकिन एक दिन उस महिला का भयानक चेहरा उस लड़के के सामने आता है, जिसको देखकर वह लड़का रात के 11 बजे बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ हिस्सा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, सच में ये बहुत ही रोमांटिक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है, बिहार के पटना जिले से एक लड़का होता है जिसका नाम मस्ताना है। मस्ताना की उम्र लगभग 18 साल है और उसके दो छोटे भाई बहन थे जो अभी गांव में पढ़ाई करते थे। मस्ताना अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आने लगती है। मस्ताना 11वीं तक पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से की थी। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब जो मस्ताना के दोस्त थे, मस्ताना के दोस्तों में से कोई फैक्ट्री में काम पर लग जाता है, तो कोई बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार के पास काम करता है। लेकिन मस्ताना को ये सब काम पसंद नहीं आ रहे थे। उसको अच्छा नहीं लगता था। अब जब मस्ताना 2 महीने तक दिल्ली में रहकर अपने दोस्तों के साथ काम काज करता है, तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है तुमको दिल्ली का पानी सूट नहीं कर रहा है, तुम एक काम करो, ये सब काम हम छोड़कर तुम घर चले जाओ, तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मस्ताना सोचता है कि घर पर बहुत गरीबी है, अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही सब सोचकर मस्ताना दिल्ली जैसे बड़े शहर में दूसरा काम ढूंढने लगता है। मस्ताना जब दिल्ली में बड़े बड़े बंगले को देखता है, तो वह सोचता है कि इस घर के अंदर भी तो कोई ना कोई काम करता ही होगा। अगर इस घर के अंदर मुझे कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब यही सब सोचकर मस्ताना बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटाने लगता है। लेकिन जब भी कोई दरवाजा खोलता, तो मस्ताना को देखकर लोग दरवाजा बंद कर दिया करते थे, क्योंकि दिल्ली जो शहर बहुत बड़ा शहर है और वहां पर कोई भी अनजान व्यक्ति को अपने घर के अंदर घुसने नहीं देता है। इसीलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रख रहा था। मस्ताना इधर उधर भटकता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचता है और बाहर खड़ा होकर दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। तभी पीछे से उस घर की मालकिन आ जाती है। मालकिन की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी और उस महिला का नाम सविता था। जैसे ही सविता अपने दरवाजे पर गाड़ी रोकती है, तो मस्ताना को दरवाजे की घंटी बजाते देख लेती है। मालकिन सविता मस्ताना को अपने पास बुलाती है, तो उस समय मस्ताना बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर सविता मस्ताना से पूछती है कि तुम कौन हो और दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे। तब मस्ताना मालकिन से कहता है कि मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर। सविता थोड़ा गुस्से में बोली कि नहीं नहीं, तुम कहीं चोर तो नहीं हो। तब मस्ताना कहता है कि अरे नहीं मैडम, मैं एक सीधा सादा बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो दरवाजा खटखटा रहा था ताकि कोई अंदर से आएगा, तो मैं उसे पूछूंगा कि अगर घर में कोई काम है तो मुझे बता दें। मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो बस काम चाहिए।
तब सविता मस्ताना से कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं रहता है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये जो घर है वो मेरा है। अगर तुमको काम चाहिए तो मुझे बताओ, तुम क्या काम करते हो? तब मस्ताना सविता से कहता है कि मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह कर सकता हूँ। सविता मस्ताना को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है और निहारती हुई मस्ताना से कहती है, क्या तुम पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकते हो? अगर मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दिलवा दूं, तो क्या तुम किसी की जान ले सकते हो? ये बात सुनकर तो एकदम से मस्ताना उसका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और मस्ताना कहता है, मैडम आप रहने दीजिए, मुझे आपके घर में कोई काम नहीं चाहिए। मस्ताना बहुत ज्यादा डर जाता है और सविता मैडम से कहता है कि मैडम मैं पैसे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। आप कहेगी तो मैं आपके घर का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब मेरे माँ बाप ने ही सिखाया है। मुझे मेरे माँ बाप ने पैसे की खातिर किसी का कत्ल करना नहीं सिखाया। मस्ताना सविता मैडम के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैडम मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए। तभी मैडम सविता उसको अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा है, तुम हमारे घर में रहकर काम कर सकते हो, मैं तुमको काम पर रख सकती हूँ। मस्ताना पूछता है कि मैडम मुझे क्या काम करना होगा? मैडम सविता कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं है, घर की साफ सफाई करना है, घर का देखरेख करना है, तुमको बस घर के अंदर ही काम करना है। और सैलरी की कोई बात नहीं है, तुम जितना सैलरी कहोगे मैं तुमको दे दिया करूंगी। तब मस्ताना कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कल से आपके घर काम पर लग जाऊंगा और अपना सारा सामान लेकर आऊंगा। तो इस तरह से मैडम सविता अपनी कार लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। और जो मस्ताना था वो दरवाजे से ही वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अपने दोस्तों के रूम पर जाकर मस्ताना उनको बताता है कि भाई हमको बहुत अच्छा काम मिल गया है, अब मैं कल से वहीं पर रहूंगा। अब मस्ताना अपने दोस्त के रूम से सारा सामान अपने एक बैग में पैक करता है और सामान पैक करने के बाद अगले दिन मैडम सविता के घर पर पहुंच जाता है। जब मस्ताना मैडम सविता के घर पर आता है तो देखता है कि मैडम सविता का जो घर है वह बहुत आलीशान है और घर के अंदर मैडम सविता अकेली बैठी हुई थी। उसके अलावा घर में और कोई भी नहीं था। मस्ताना बहुत खुशी के साथ पूरे घर को देखता है। घर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई महीने से घर की साफ सफाई नहीं हुई थी। मस्ताना सुबह से लेकर शाम तक घर की साफ सफाई करता है और जब शाम हो जाती है तब मैडम सविता मस्ताना से कहती है कि मस्ताना क्या तुम खाना भी बना लेते हो? मस्ताना कहता है कि नहीं मैडम, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं खाना बनाना भी सीख रहा हूँ और जल्दी में सीख जाऊंगा। तब मैडम सविता कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं खाना बनाती हूँ। तुम देखते रहना, मैं तुमको सब कुछ सिखाती रहूंगी, बताती हूँ कि बढ़िया और स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया जाता है। तुमको अच्छा भी लगेगा और तुम जल्दी सीख भी जाओगे। मस्ताना मैडम सविता के साथ किचन में चला जाता है और जब मैडम सविता उसको एक एक चीज के बारे में समझाने लगती है, बताने लगती है, तो मस्ताना को बहुत मजा आने लगता है। अब मस्ताना मैडम सविता के साथ एकदम से घुल मिल जाता है क्योंकि उसको वहां पर एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया था। काम करने के लिए आलीशान घर मिल गया था। उसमें रहने के लिए उसको इजाजत मिल गई थी। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। यही सब सोचकर उसको खुशी महसूस हो रही थी। अब हर रोज इस तरीके से जब खाना बन जाता है तो दोनों लोग बैठकर खाना खाते हैं। तभी एक दिन मस्ताना मैडम सविता से पूछता है कि मैडम, क्या इस घर में आपके सिवा और कोई नहीं रहता है? तब मैडम सविता कहती है कि नहीं मस्ताना, इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब मस्ताना पूछता है कि क्यों मैडम? मैडम सविता कहती है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है मस्ताना, मेरी जिंदगी में जो भी आता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है। और देखना एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे।
मैडम सविता की इस बात को सुनकर मस्ताना थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है। मैडम सविता कहती है कि देखो मस्ताना, मुझे एक बीमारी है और वह बीमारी अक्सर रात को उभर जाती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए लोग मुझसे परेशान होकर मेरा घर छोड़कर चले जाते हैं। जब मस्ताना ये बात सुनता है तो वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि भाई, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से घर के सभी सदस्य लोग मैडम को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और फिर दोनों लोग वहां पर बैठकर खाना खाते हैं। और जब रात होती है तो सविता मस्ताना से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे बिस्तर के बगल में एक चादर बिछाकर यहीं पर सो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तब मस्ताना कहता है कि मैडम, मैं आपके कमरे में इस तरीके से सोऊंगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा और आपके बारे में क्या सोचेगा। तो सविता बोली, हमारे घर के अंदर कोई नहीं रहता है तो कोई क्या सोचेगा। अगर तुमको मेरे साथ सोना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है, तो तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। इस तरीके से मैडम सविता जो थी वह अपने बेडरूम में सो जाती है और जो मस्ताना था वह उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन उस समय मस्ताना को रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश था कि उसको इतने बड़े घर में काम मिल गया है और काम भी कुछ नहीं, बस साफ सफाई करनी है। उसको खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। तभी जब रात के 11 बजते हैं तो सविता के कमरे से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। मस्ताना उठकर बैठ जाता है और मैडम सविता के रूम की तरफ जाने लगता है। जो आवाज थी वो धीरे धीरे और भी तेज होने लगती है। वो आवाजें कोई नॉर्मल आवाजें नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही डरावनी आवाजें थी। अब मस्ताना ज्यादा आवाजें सुनकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाता है और वहीं पर डटकर खड़ा रहता है। और जब मैडम सविता के कमरे का दरवाजा अपनी लात से खोलने की कोशिश करता है, जब धक्का लगाता है तो उनका दरवाजा खुला हुआ था और एक ही झटके में एक लात मारने पर दरवाजा खुल जाता है। जब मस्ताना कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि मैडम सविता के जिस्म से सारा कपड़ा उतरा हुआ है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनका शरीर एकदम टाइट हो चुका है और वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। शरीर से बहुत ज्यादा अड़ाई ले रही थी। उस समय मैडम सविता की स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी उसको उस हालत में देखता तो सच में देखते ही डर के मारे वहां से भाग जाता। लेकिन मस्ताना जानता था कि उसकी मैडम के साथ ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए मस्ताना वहां पर हनुमान जी की तरह एकदम से डटकर खड़ा रहता है। वह वहां से हटा नहीं है और मैडम उसको देखती रहती है। लेकिन उसको इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है, मेरे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और मैं इसको ठीक कर लूं। मैडम सविता थी कि उसको थोड़ा सा भी होश नहीं था, उसके ऊपर कुछ और ही सवार हो गया था। तभी मैडम सविता मस्ताना से बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मस्ताना यह बात सुनता है तो मस्ताना से कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन हो और तुम मेरा क्या उखाड़ लेती हो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो मुझे छूकर दिखाओ। मस्ताना एकदम से हनुमान जी की तरह वहां पर खड़ा रहता है और थोड़ा भी नहीं डरता। मैडम सविता कहती है कि तुमको मरने से डर नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हो। तब मस्ताना कहता है कि तुम सही सोच रही हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता है। मस्ताना इतना बोलने के बाद दौड़कर मैडम सविता के पास जाता है और सविता को अपनी बाहों में कसकर एकदम से पकड़ता है और फिर हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ने लगता है, जाप करने लगता है। जब मस्ताना मंत्र पढ़ने लगता है तो सविता का शरीर और भी ज्यादा टूटने लगता है और सविता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन मस्ताना ने उसे अपने हाथों से जकड़ रखा था। वो हार नहीं मानता। ये सब कुछ लगभग आधे घंटे तक चला। मैडम को मस्ताना अपने हाथों से ऐसे जकड़ कर रखता है और मात्र पता रहता है। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक जो मैडम का शरीर था
वह एकदम ढीला पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। जब मैडम को होश आती है, तो वह मस्ताना को अपने ऊपर सोया हुआ देखती है, तो उसको धक्का मारकर हटाती है और फिर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। अब मस्ताना वहां से उठकर बगल में खड़ा हो जाता है। फिर मैडम सविता से पूछता है कि मैडम, आपको अचानक से ऐसा क्या हो गया था? आप इतना चिल्ला रही थी, आप ऐसे क्यों कर रही थी? मस्ताना की इस बात को सुनकर मैडम सविता फूट फूट कर रोने लगती है और मस्ताना से कहती है कि मस्ताना, यही तो मेरी बीमारी है और इसी वजह से मेरी जिंदगी एकदम से नरक बन चुकी है। मैं इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी के चलते जो कोई भी मेरा था, वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे साथ घर पर कोई रहने को तैयार नहीं होता है। तब मस्ताना मैडम सविता से कहता है, मैडम मुझे सब पता है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है, और रात होते ही आपके साथ ऐसा क्यों होने लगता है। मुझे सब पता है। मस्ताना मैडम सविता से कहता है कि मैडम, आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, और मैं जानता हूँ कि यह सब कैसे ठीक होगा। मस्ताना की इस बात को सुनकर मैडम सविता बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उनके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। जब भी उसकी ये बीमारी उबरती थी, तो सब लोग उनको छोड़कर कमरे से भाग जाया करते थे। लेकिन सिर्फ एक मस्ताना था, जो डटकर उनके सामने खड़ा था। तो मैडम सविता मस्ताना के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। मैडम सविता मस्ताना से कहती हैं कि मस्ताना, तुम मेरी इस बीमारी के बारे में कैसे जानते हो? तब मस्ताना कहता है कि मैडम, मैं तो ये सब कुछ बचपन से देखता रहा हूँ। इस बात को सुनकर मैडम सविता थोड़ा सा चौंक जाती है, एकदम से हैरान हो जाती है और मस्ताना से कहती है कि मस्ताना, तुम ये सब कुछ कैसे देख लेते हो? मस्ताना मैडम सविता से कहता है कि मैडम जी, मेरा घर बिहार के देहात में है, और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सूखा है। रोज सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर 10 से 20 लोग ऐसे ही आ जाते हैं और मेरे पिताजी उनको ठीक करके घर वापस भेज देते हैं। जब मैंने आपको ये सब हरकत करते हुए देखा था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। मैडम, ये सब मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लग रहा था। मैडम, आप चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैडम सविता मस्ताना की इस बात को सुनते हैं, तो सुनकर और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। खुशी में मैडम सविता मस्ताना को अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उस समय मैडम सविता ये भी ध्यान नहीं देती है कि जो मस्ताना है, वह उनका नौकर है और यहाँ पर नौकरी करने आया है। मैडम सविता कहती है कि मस्ताना, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तब मस्ताना कहता है कि मैडम, आप मेरा यकीन करो, मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे गांव चलना पड़ेगा और आपको मेरे पिताजी से मिलना पड़ेगा। मैडम सविता कहती है कि ठीक है, तुम जहां भी मुझे लेकर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं ना जाओगे। मस्ताना कहता है कि मैडम, आपकी इस हालत को देखकर तो मैं आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक आप ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आधी रात बीत चुकी थी, तो फिर मैडम सविता मस्ताना से कहती है कि मस्ताना, तुम एक काम करो, मेरे बगल में खटिया बिछाकर सो जाओ, मेरे पास रहोगे तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। मस्ताना भी सविता को मना नहीं करता है, और उसकी बगल में खटिया पर बिस्तर लगता है, और वहीं पर आसपास में ही दोनों सो जाते हैं। जब 18 से 20 दिन का वक्त गुजरता है और नवरात्रि का महीना शुरू हो जाता है, तब मस्ताना मैडम सविता को दिल्ली से बिहार की तरफ यानी कि अपने गांव में लेकर जाता है, और फिर अपने पिताजी से मैडम की सारी बातें बताता है कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके पिताजी जब मैडम सविता को देखते हैं, तो उसे कहते हैं कि यह बीमारी तो बहुत गंभीर है और यह बीमारी आपको बचपन से है। मैडम सविता कहती हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं बचपन से ही इस बीमारी से परेशान हूँ। तब मस्ताना के पिताजी उसे कहते हैं कि देखिए,
इसके लिए 5 दिन का समय लगेगा। आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा, बहुत सारी तंत्र विद्या होगी और आप ठीक हो जाएगी। मैडम सविता कहती है कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं आपके घर 5 दिन तक रुक जाऊंगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह से ठीक हो जाऊं। अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। मस्ताना के जो पिताजी थे वह बिहार के बहुत बड़े सूखा थे। उनका बहुत नाम था और बहुत सारे लोगों को वो ठीक भी किए थे। तो मैडम सविता उनके घर पर रहती है और नवरात्रि में पूजा पाठ होता है। और जो साया मैडम सविता के ऊपर बचपन से ही था, मस्ताना के पिताजी उसके शरीर से उसको दूर भी कर देते हैं। और जब मैडम सविता अपने वास्तविक रूप में आती है तो वही एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बचपन से ही उस बुरे साय ने उसको पकड़ रखा था। उस साय ने सविता को इस तरह से जकड़ रखा था कि जैसा उसका मन करता था वह सविता के साथ वैसे ही करता था। लेकिन जब वह साया मैडम सविता के शरीर को छोड़कर चला जाता है तो मैडम सविता अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस करती है। मैडम सविता मस्ताना के पिताजी को बहुत धन्यवाद करती है और उनको 1 लाख का इनाम भी देती है। जो उनका टूटा फूटा घर था उसको भी बनवा देती है और मैडम सविता मस्ताना की पूरी जिंदगी एकदम से बदल देती है, उसकी जिंदगी संवार देती है। अब फिर से मस्ताना अपनी मैडम के साथ मुंबई चला जाता है और अपने मैडम के साथ उनके घर पर हंसी खुशी रहने लगता है। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो कहीं न कहीं सविता को मस्ताना से प्यार हो जाता है और दोनों लोग एक ही घर में रहने लगते हैं। एक ही साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, कि साथ सोते हैं। तो कहीं न कहीं मस्ताना को भी सविता से प्यार हो जाता है। वह अलग बात थी कि मैडम सविता की उम्र मस्ताना से काफी ज्यादा थी। मैडम सविता जब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ठीक होने के बाद मस्ताना को घर जमाई बनाकर उससे शादी कर लेती है और उसके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बताने लगती है। क्योंकि मैडम सविता जब 25 साल की थी तभी से उनके ऊपर वह साया आ गया था। सविता के माता पिता ने कई जगह उनका इलाज करवाया था, लेकिन मैडम सविता ठीक नहीं हुई थी। तो मैडम सविता के माता पिता सोचते थे कि हमारी इकलौती बेटी है, हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो क्यों न सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करा दी जाए। अपनी लड़की के लिए कोई घर जमाए लड़का देखकर इसकी शादी करवा दिया जाए, जो इसका देखभाल कर सकता है। तो मैडम सविता की शादी एक लड़के से हुई थी और वह लड़का मैडम सविता के घर में ही घर जमाई बनकर रहता था। लेकिन उनकी जो बीमारी थी उसको देखते हुए उनका पति बहुत डर जाता था और इसी वजह से उनको छोड़कर चला गया था और मैडम सविता अपने घर पर तभी से अकेले रह लगी थी। कुछ दिन बाद उनके माता पिता भी गुजर गए थे, तब से वह एकदम से अकेली पड़ चुकी थी। उसके बाद मैडम सविता की मुलाकात मस्ताना से हुई थी और इस तरीके से मस्ताना मैडम सविता को पूरी तरीके से ठीक करता है और फिर मैडम सविता से शादी करके घर जमाई बनके हंसी खुशी उन्हीं के घर में रहने लगता है। अगर देखा जाए तो मस्ताना की किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि बना बनाया कुछ मिल गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई, धन दौलत मिल गया, बीवी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।